हाय गाइस, अब तो बोर्ड्स भी खत्म हो गए एंड बोर्ड्स के बाद ना मेरे माइंड में सिर्फ एक ही कन्फ्यूजन थी कि सीयूईटी का सिलेबस मेरे को कोई अच्छी तरह से बता दे कि 11th का सिलेबस आ रहा है या नहीं, या 12th में जो डिलीटेड टॉपिक्स थे एंड वो टॉपिक्स बोर्ड्स में भी नहीं आए तो उसको हमें कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम सीयूईटी के लेवल की प्रिपरेशन हमारी हो जाए। एंड 12th में जो टॉपिक्स आए भी थे बोर्ड्स में उसमें से तो नहीं कुछ डिलीटेड, वो सब करना है या नहीं। एंड आई नो कि ये सब आपके दिमाग में भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन Instagram एंड LinkedIn. So yeah, let's get started. सो बिफोर मूविंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ विच यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 40 एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी ऑफ 1 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल बी अवॉर्डेड विद 5 मार्क्स एंड जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा है तो उसके 0 मार्क्स। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग. So let us start with the unit 1, that is accounting not for profit organization. I know कि चैप्टर डिलीटेड था, आपके बोर्ड्स में ये नहीं आया था, बट फिर भी आपको चैप्टर कवर करना है बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन योर CUET सिलेबस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि NPO होते क्या हैं अलॉन्ग विद सम एग्जाम्पल्स. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए अलॉन्ग विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज वो आपको एडजस्टमेंट्स देंगे एंड आपको पता होना चाहिए कि इन अकाउंट्स में आप क्या चेंजेस करोगे सो दैट आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाए. सेकेंड यूनिट आपका आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पार्टनरशिप डीड. आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, बट वो आपको ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, वो आपको सिचुएशंस देंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि पार्टनरशिप डीड बनेगी या नहीं. आपको उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट. ये सब आपने करा हुआ है तो इसको ध्यान से कर लेना एंड आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी करनी पड़ेंगी बिकॉज इसमें ये तो है नहीं कि आपको सम सॉल्व करने हैं. आपका पूरा पेपर MCQ बेस्ड है. सो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे सो दैट आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो. यूनिट 3 आपका आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो पर ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज वो पूछेंगे, बहुत कंफ्यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग ये है तो गेनिंग क्या होगी. सो आप प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना, आप अपने फॉर्मूलेस को याद रखना बाय हार्ट सो दैट आप कंफ्यूज ही ना हो एंड विद इन अ मिनट यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. उसके बाद आपका आता है गुडविल. गुडविल में सारे मेथड्स हैं इंक्लूडिंग योर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लायर, कैपिटलाइजेशन मेथड. एंड आपको इसमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं वाइल वैल्यूएशन. ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एडजस्टमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड इसमें सारे आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर चैप्टर में है. ICSE में नहीं कवर्ड है ये, बट CBSE के हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली चेंज इन PSR गिवन है. सो प्लीज़ पढ़ लेना. रिटायरमेंट एंड डेथ में भी आपका गुडविल, रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट्स कैसे होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सब ध्यान से पढ़ लेना. ये सब आपने करा हुआ है. सो एक बारी मॉक्स में सम सॉल्व कर लेना इसके कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इन अकाउंटेंसी. उसके बाद आपका यूनिट 4 आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि मतलब अगर फर्म ही बंद हो रही है तो क्या क्या होगा. उसमें आपको करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है एंड उसमें नीचे लिखा है एक्सक्लूडिंग सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर. एंड ये सब तो हमने वैसे भी 12th में नहीं करा था, सो आपको ये नहीं करना है. उसके बाद आपका यूनिट 5 आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर कैपिटल. ये यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है एंड ये सब आपने 12th में पहले ही करा हुआ है कि शेयर कैपिटल क्या होता है, री इशू कब होता है, फोर फीचर कब होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, ये सब हमने 12th में करा हुआ है. सो कर लेना ये सब. उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. ये चैप्टर हमने नई 12th में कवर करा है. सो आप इसकी यूट्यूब वीडियोस देखना एंड आपको पता लग जाएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या क्या आपको कवर करना है सो दैट आपके CUET के लेवल की प्रिपरेशन हो जाए. एंड इसमें लिस्ट लिखा है सिंकिंग फंड. ये ना ICSE ने कभी करा है ना CBSE ने, तो ध्यान से कर लेना कि इसकी यूट्यूब वीडियो देख लेना इसकी भी कि सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे के आएंगे. यूनिट 6 आपका आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
इसमें आपकी रेशो सारी कवर्ड है। वो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर डेप्थ इतना है तो इक्विटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर इक्विटी में इंक्रीज़ हुआ तो डेप्थ में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपके वही कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। वो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। कॉमन साइड स्टेटमेंट कैसे बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनती है, ये सब हमने नहीं करा है, बट आप देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। यूनिट 7 आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके एडजस्टमेंट्स कैसी होती हैं, डिविडेंड, टैक्स, सेल्स ऑफ परचेज, नॉन प्रॉफिट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, तो ये सब कर लेना। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें आपको सारे उसके कंसेप्ट, फीचर, स्ट्रक्चर, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन, ये सब आना चाहिए। बट अगर मैं आपको सही में अपना बताऊं तो मैंने ये सब छोड़ा था, बट आई मेड श्योर कि अगर ऊपर के चैप्टर में से या 12th का मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग हो कंसेप्ट कि अगर इसमें से क्वेश्चंस आए तो मैं छोड़ सकूं। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको फिर ऊपर के हर क्वेश्चन आता हो एंड आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो, सो दैट कि आपका कुछ पेपर छूटे ना एंड आपको पता हो कि अगर मेरे को ये नहीं आता है तो मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन सब आते हैं एंड आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ अब मैं ये चैप्टर छोड़ सकता हूँ। आप पता है क्या करना, आप मॉक्स उठाना, ठीक है, उसमें देखो कि इसके कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं हर सीयूटी के एग्जाम में। सो आप बस उनको कर जाओ एंड बाकी आप देखो कि आपका ऊपर वाला पोर्शन या आपने जो 12th में करा है उसका आपका सारा कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट आप ये छोड़ सको, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू बिजनेस स्टडीज सिलेबस। सो बिजनेस स्टडीज़ में आपका यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड आई एम एज्यूमिंग कि ये सब तो अभी याद होगा क्योंकि लास्ट पेपर आपका बिजनेस स्टडीज़ का था एंड आप इतनी जल्दी तो सब नहीं भूले होगे। सो ये सब पढ़ लेना कि मैनेजमेंट क्या होती है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर MCQ बनने के चांस हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना कोऑर्डिनेशन को। यूनिट 2 आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपके फ्योल एंड टेलर के प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग योर टेक्निक्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बट ये ध्यान दो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बोर्ड में LPG पॉलिसी नहीं करी थी, बट CUET में कवर्ड है, सो LPG पॉलिसी आपको करनी है। सो आपका यूनिट 4 होता है प्लानिंग। प्लानिंग में मीनिंग, फीचर्स, लिमिटेशंस, ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आपका CUET में बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें हर चैप्टर का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। वो पूछते हैं कि ये स्टेप चल रहा है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका अगला स्टेप क्या होगा या उससे प्रीवियस स्टेप जो हुआ है वो क्या था, ठीक है। बट वो आपको सिंपल स्टेप भी नहीं लिख कर देते, वो केस स्टडी देते हैं एंड उससे आपको पता लगाना होता है कि कौन सा स्टेप चल रहा है एंड उसके आगे का या पीछे का स्टेप क्या था, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, मेथड, ये सब पढ़ लेना। यूनिट 5 आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, इसमें स्टेप्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस पढ़ लेना, वो इसमें भी आपको केस स्टडी ही देंगे एंड बिजनेस स्टडीज़ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही आएंगी आपको, सो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अब उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन का वो देंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, मैनेजर की डिवाइडेड है वो क्या नहीं डिवाइडेड, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन है या डेलीगेशन है। यूनिट 6 आपका आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपको देखना है कि स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे है, स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ कर लेना। 7th यूनिट आपका आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन जैसे कि सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन में बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट ये भी ध्यान दो कि सुपरविजन हमने 12th में नहीं कवर करा था बट CVT में है, सो एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट 8 आपका आता है कंट्रोलिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में, एंड लास्ट में है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये हमने 12th में कवर नहीं करा था, तो एक
एक बार वेबसाइट पर जाके या नेट पर जाके देख लेना कि टेक्निक्स कौन कौन सी हैं कंट्रोलिंग की, एंड एक बार उसके गो थ्रू हो जाना तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। यूनिट 9 आपका आता है बिजनेस फाइनेंस, जिसमें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में कैसे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट्स, इसमें कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में डिफरेंस पता होना चाहिए, उसके प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज सी हमने ये नहीं करा था, इतना ट्रेनिंग प्रोसीजर करा था, बट NSEI एंड OCTEI ये पढ़ लेना क्या होते हैं एंड इनके फुल फॉर्म्स एक बार देख लेना। सेबी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस, तो ये दोनों करने हैं। यूनिट 11 आपका आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग आपके वो मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट, प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में, तो ये सब कर लेना। यूनिट 12 आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें कंज्यूमर की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे सेपरेट करोगे, NGO का क्या रोल होता है, ये सब पढ़ लेना। इन यूनिट 13 आपका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका क्लास 11th का टॉपिक है, सो ये ध्यान से एक बार कर लेना सो दैट आपके इसमें मार्क्स ना कट हो। इसमें आपके एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज, उसके एटीट्यूड, वैल्यू, मोटिवेशन, मीनिंग एंड कंसेप्ट, ये सब पढ़ लेना। सो विद दिस हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस भी कवर हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इन इकोनॉमिक्स आपका यूनिट 1 एंड 2 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये सब आपने 11th में करा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब आपने करा था। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में आपको यूटिलिटी अप्रोच 1 एंड 2, कमोडिटी केसेस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, डिमांड शेड्यूल, मूवमेंट कब आएगा, शिफ्ट कब आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है एंड उसके सब मेथड्स, तो ये सब आपको करना है। सो उसके बाद आपका आता है क्लास 12th का सिलेबस दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका यूनिट 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या होती है, सर्कुलर फ्लो कैसे होता है इनकम का, नेशनल इनकम को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंक्लूडिंग योर वैल्यू एडेड मैथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो ये सब आपको करना है एंड इसके फॉर्मूलेस प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना। यूनिट 4 आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें ADS अप्रोच, SI अप्रोच एंड प्रोपेंसिटी कंज्यूम कैसे हो सकता है, 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड कब होती है, एक्सेस डिमांड कब होती है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ्स भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर में। यूनिट 5 आपका आता है मनी एंड बैंकिंग, इसमें सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस है एंड कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन है, मनी कंट्रोल कैसे होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। सो जो आपका यूनिट 6 एंड 7 है दैट इंक्लूड्स योर गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड ये बहुत वेटेज कैरी करते हैं। इनमें से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या केस स्टडी आती है एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपका हर एक कंसेप्ट इन दोनों यूनिट में से क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल में क्या डिफरेंस है, बैलेंस बजट कब आता है, सरप्लस कब होता है, डेफिशिट कब होता है एंड डेफिशिट के तीनों, रेवेन्यू डेफिशिट, फिजिकल डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट, ये आपको पता होना चाहिए एंड इनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या है, फिक्स्ड कब होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है एंड मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स क्या है, ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आपके 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर्स, पॉलिसीज, जैसे कि आपकी आई थी IPR पॉलिसी कब आई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो यूनिट 9 आपका आता है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपने पावर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कवर करा था, सो इस पर ज़्यादा फोकस करना। उसके बाद तो आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब करा हुआ है 12th में, सो एक बार इससे भी गो थ्रू हो जाना। यूनिट 10 आपका आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, जिसमें आपको नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन देखना है एंड इंडिया एंड चाइना का। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड मैंने ट्राई करा है कि सारे आपके डाउट्स दूर हो जाएं, बट देन ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो या मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।